आज हम चैप्टर 2 के आखिरी हिस्से में हैं, जो कि है क्रिटिसिज्म ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपके पास बुक है तो उसको सामने रख के इसको सुना करें, ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आइए हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या क्रिटिसिज्म है इसको देख लेते हैं, यानी जिन जिन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने इसके क्रिटिसिज्म में सामने रखे हैं, हम उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाने के लिए बना था, सबसे पहली बात तो कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। ऐसा क्रिटिसिज्म करने वालों का कहना है कि जो संविधान बनाने के लिए जो बॉडी बनी थी, जो असेंबली बनी थी, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। एज कि वो ये कहते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना था वो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी था नहीं, यानी वो सीधे इलेक्शन के द्वारा आया नहीं था, तो इसीलिए वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पे उसको बोला नहीं जा सकता। उसके बाद अगला पॉइंट जो वो रखते हैं कि इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी, यानी ये बिल्कुल आज़ाद थे नहीं अपने फैसलों को करने के लिए, उनमें पूरी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने सारे फैसले खुद कर सके। अब ये सॉवरेन क्यों नहीं थे, तो ये कहना इसलिए है कि ये सॉवरेन इसलिए नहीं थे कि अभी भी ये किसी के अंडर थे। जब आप किसी के अंडर होंगे तो आप सॉवरेन कैसे हो सकते हैं, जाहिर सी बात है आपके ऊपर किसी न किसी का दबाव रहेगा। तो क्रिटिसिज्म करने वालों का भी ऐसा ही मुद्दा था कि ये जो बॉडी बनी थी ये सॉवरेन नहीं थी। तो ये कैसे कहते हैं, तो पहली बात तो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये जो असेंबली बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जो असेंबली बनी थी, ये बनी ही थी ब्रिटिशर्स के प्रपोजल के बाद। पर वो ये भूल जाते हैं कि इसमें इंडिया ने किस तरह से लड़ा, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरह से अपने आप को झोंक दिया था, तब जाके हमें ये मिला था। खैर, ये आर्ग्यूमेंट आप खुद अपना तैयार करिएगा, ये हम सिर्फ अभी अगेंस्ट में बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे ये कहा गया उनके द्वारा कि ये जो बॉडी है ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, तो ये सॉवरेन कैसे हुआ, उनके रिकमेंडेशन पे बना। और साथ साथ में ये कहते हैं कि ये जो भी इनके सेशंस हुए थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जब भी ये आपस में मिलते थे, तो ये मिलते थे विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी इनको अंग्रेजी सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो ऐसे बॉडी को आप सॉवरेन कैसे कह सकते हैं, ये इनका आर्गुमेंट है, इनका ये क्रिटिसिज्म है। अगला पॉइंट जो क्रिटिक्स सामने रखते हैं वो ये है कि ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का कार्य था, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसके आर्गुमेंट में वो ये कहते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में सिर्फ 4 महीने का समय लगा, फिर आपका इतना टाइम क्यों लगा, ऐसा उनका कहना है। इसी में से एक मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जिनका नाम है नजीरुद्दीन अहमद, और इन्होंने इस स्लो प्रोसेस के कारण जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके लिए एक नया शब्द का इस्तेमाल किया। ड्राफ्टिंग कमेटी को वो ड्रिफ्टिंग कमेटी कहते थे। मेनी टाइम्स क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए जो ड्रिफ्टिंग कमेटी शब्द का जो इस्तेमाल था वो किसने पहली बार किया था, तो वहां आपको नजीरुद्दीन अहमद जवाब में लिखना होगा या जवाब में टिक करना होगा। अगला क्रिटिसिज्म है कि ये जो असेंबली है ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस था, यानी इसकी जो मुख्य पार्टी थी, यानी मुख्य तौर पे जो इसमें लोग थे वो सारे के सारे कांग्रेस के थे। तो इसके कारण एक बायस्ड काइंड ऑफ, मतलब आपको फीलिंग आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा है नहीं, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। एज कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस क्रिटिसिज्म में अपना व्यू पॉइंट ऐड करते हुए ग्रैनविल ऑस्टिन, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक रिमार्क दिया है। ये मेनी टाइम्स आपको रिमार्क दे देगा और पूछेगा कि ये किसने कहा है। तो उनका रिमार्क है, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ध्यान रहे, बहुत गजब का उन्होंने सेंटेंस बोला, तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए। अगर कहीं सवाल आता है तो आप, मुझे लगता है, इसको जवाब दे पाएंगे। ग्रैनविल ऑस्टिन, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। अगला जो क्रिटिसिज्म है वो है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, यानी क्रिटिक्स का कहना है कि जो असेंबली में जो मेंबर्स थे वो या तो ज़्यादातर लॉयर्स थे या तो पॉलिटिशियंस थे। अदर फील्ड्स के लोगों की भारी कमी थी, जिसके कारण एक बहुत ब्रॉड बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पाया, क्योंकि लॉयर्स पॉलिटिशियंस के होने के कारण जो शब्द वगैरह भी इसमें यूज़ है वो काफ़ी भारी भरकम है, जो मेनी टाइम्स आम जिंदगी में आम तौर पे हमें समझ में नहीं आता है। और लॉयर्स के होने के कारण ही हमारा संविधान बड़ा है, बहुत बल्कि हो जाता है, क्योंकि लॉयर्स काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं। एज अ लॉयर उनको काफ़ी लंबे लंबे, मतलब जो भी केसेस वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उनके आदत में है चीज़ों को लंबा करने का। तो हमारा संविधान ऐसा कहा जाता है जो इतना बल्कि है, तो ये लॉयर्स के कारण है। तो ये सब क्रिटिसिज्म है। अगर आप देखेंगे तो संविधान कंट्री और स्टेट के लिए एक ही है, तो इसका बल्कि तो होना ही था। फाइनल क्रिटिसिज्म जो है वो ये है कि इट इज़ डोमिनेटेड बाय हिंदू। तो क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, बट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में मेजर जो पार्टिसिपेशन था वो हिंदूज का था, तो ये ऐसा लगेगा कि आपको एक हिंदू फेवरिंग कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा। बट अगेन आप संविधान को देखेंगे, संविधान में अमेंडमेंट्स को देखेंगे, तो आप पाते हैं कि
ये देश कितना इक्वलाइज तौर पे बराबर करने का कोशिश किया गया है। तो इस क्रिटिसिज्म में एक व्यक्ति अपना ऐड करते हैं अपना विचार, और वो है विस्काउंट साइमन, ऐसे लॉर्ड विस्काउंट साइमन कहते हैं। तो इनका भी क्रिटिसिज्म याद रखिएगा। इन्होंने कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अ बॉडी ऑफ हिंदूज। तो हमारे संविधान को अ बॉडी ऑफ हिंदूज किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, विस्काउंट साइमन। विस्काउंट साइमन सेड अ बॉडी ऑफ हिंदूज एज अ रिमार्क फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एक और व्यक्ति है विंस्टन चर्चिल, जो कि अंग्रेजी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे एक रिमार्क दिया था, और वो था ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, एज की इसका क्रिटिसिज्म का हेडिंग ही था डोमिनेटेड बाय हिंदू। तो चर्चिल का भी कमेंट उसी ओर देखा जाएगा कि जो उन्होंने कमेंट किया ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, इट इज रेफर्ड टू एज हिंदूज। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्रिटिसिज्म है। मैंने आपको इसको डिफेंड करने का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आगे के चैप्टर्स में इसके ऊपर इसका डिफेंस भी है, वहाँ हम जानेंगे। पर अगर आप खुद से भी इन क्रिटिसिज्म्स का डिफेंस प्रिपेयर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इट विल बी वेरी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। तो आप कोशिश करिए। अब आइए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सील है, जो सिंबल है, वो एलिफेंट है। तो बहुत बार आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या है, सील क्या है? तो याद रखिएगा एलिफेंट। दूसरा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे या लीगल एडवाइजर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर करके पूछ सकता है, तो ये यहाँ ध्यान रखिएगा, वो थे BN राव साहब। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लीगल एडवाइजर या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी कौन थे? तो वो थे HVR यंगर। आई साइलेंट आप रखिएगा, HVR यंगर साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के जो उसको ड्राफ्ट कर रहे थे, मेजर तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो तो BR अम्बेडकर साहब थे, पर चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, इस तरह से आप समझिए, तो वो थे SN मुखर्जी। SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कैलीग्राफी की है, यानी हमारे संविधान जो ओरिजिनल संविधान है उसको इन्होंने ही अपने खूबसूरत राइटिंग से पूरा सजाया है, पूरा लिखा है। तो क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। और इन्होंने पूरा हैंड रिटन इनका है, इन्हीं के द्वारा हाथ से लिखा गया है, और इटैलिक स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है इनके द्वारा लेखन में। तो प्रेम बिहारी रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिएगा। इस पे तो बिल्कुल क्वेश्चन पॉसिबल ही है कभी ना कभी। ओरिजिनल वर्जन जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको प्रेम बिहारी रायजादा साहब ने लिखा है, उसको सजाया कौन है, यानी उसको डेकोरेट किसने किया है? तो उसको डेकोरेट किया है शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने, और उसमें इंक्लूडेड लोग जो थे वो थे नंदलाल बोस एंड व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। उसके बाद व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी ही जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल है उसको भी डेकोरेट करने के लिए जाने जाते हैं। और हमारा ओरिजिनल प्रियम्बर भी लिखा गया है, यानी जो उसकी राइटिंग है, जो उसको सजा के खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, वो भी लिखने का काम किया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और अगेन एक बार फिर से रिपीटेड देख लीजिए कि उसको व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी ने उसके चारों तरफ जो डेकोरेशन है उसका काम किया है। हिंदी वर्जन लिखने का जो काम किया है वो किया है वसंत कृष्णन वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है ओरिजिनल, उसको वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, और उसको एलिगेंटली डेकोरेट किया है, उसको बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया है नंदलाल बोस ने। इस तरह से हमारा चैप्टर 2 पूरा होता है। लक्ष्मीकांत के बुक को आप पढ़िए, उसके साथ साथ इसको भी सुनिए, सुनते हुए पढ़िए, सुनते हुए उस बुक को देखिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको इजीली समझ में आएगा, इजीली आपको आई थिंक याद हो जाना तो चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 में, और वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।